नमस्कार, मेरा नाम रति खंडेलवाल है और मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्किंग हूँ। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 का टॉपिक 1.3 और 1.4 का पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, तो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं आगे। हम इससे पहले देख रहे थे कि रेफ्रिजरेशन मेथड्स हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन देखा था और उसके साथ ही इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन देखा था। क्या होता है इवेपोरेटिव कूलिंग, उसको अच्छे से समझा था। अब हम देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन विच इज थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेफ्रिजरेशन मेथड है। इसमें क्या किया जाता है जनरली कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन जनरली पेल्टियर इफेक्ट का यूज करता है। ठीक है, जब पेल्टियर इफेक्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब दो डिसिमिलर मेटल उनके दो एंड को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, दो डिसिमिलर मेटल को दो एंड पे ज्वाइन जब कर देते हैं और जब उनसे डायरेक्ट करंट फ्लो किया जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, तो उसका एक जो एंड है वो तो है कूल हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो हीटेड हो जाता है। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म को रेफ्रिजरेशन में यूज किया गया है, तो वो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन मतलब कहलाता है। ठीक है, तो जनरली एंटीमनी और बिस्मथ जो कॉमन मटेरियल है जो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन में यूज किए जाते हैं, कि ये इसलिए यूज किए जाते हैं जनरली कि इनकी जो पोलैरिटी है वो केमिकली ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो जितनी ऑपोजिट होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत फिजिक्स के काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि जब दो एंड पे, एक एंड पे कूलिंग मिलती है और दूसरी एंड पे हीटिंग मिलती है, तो जो कोल्ड एंड है उसको हम क्लोज्ड स्पेस में रख देते हैं जहां हमें कूलिंग चाहिए। ठीक है, तो एक एंड से आप कूलिंग ले सकते हैं और दूसरे एंड से आपको हीटिंग मिल ही रही है। क्लियर? तो और हाँ, इसको अगर आपको इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जा सकता है कि आपके मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, और या फिर सीरीज में ऐसे स्ट्रिप्स को कनेक्ट कर दें, हम एक साथ जोड़ दें, तो इससे काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स, काफी अच्छे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये काफी ज्यादा यूज की जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफी लेस हार्मफुल टू एनवायरनमेंट है। जैसे कि जो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये काफी एक हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी मतलब यूजर एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है ये। नेक्स्ट हम जाते हैं लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन में। ठीक है, तो लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन में क्या है जनरली कि ऐसे जो नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका यूज किया जाता है। और जनरली क्या होता है कि ये लिक्विड जो है वो लेटेंट हीट लेकर, ठीक है, जैसे मैंने आपको पानी के लिए बताया था, तो पानी भी क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके और वो वेपराइज हो जाता है, तो उसके वेपराइजेशन की वजह से जो आसपास के सराउंडिंग है वहाँ पे कूलिंग होती है, उसके कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। सिमिलरली इसमें क्या होता है कि लिक्विड गैसेस, मल्टीपल ऐसी गैसेस हैं जो कि इवेपोरेट होके कूलिंग इफेक्ट देती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट में लाया जाए। इन गैस को इनडायरेक्टली मतलब कि अलग पैक्ड पाइप के थ्रू इवेपोरेट करवाया जा सकता है। ठीक है, ड्यू टू दिस ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जहरीला होगा तो फिर वो काफी नुकसानदायक है, चाहे वो आप रेफ्रिजरेशन में यूज करें चाहे वो इंसानों के लिए यूज करें। तो जहरीली जो रेफ्रिजरेंट है वो अवॉइड किए जाते हैं, और इसकी वजह से नाइट्रोजन और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है,
जनरली जो ये दो गैसेस है वो इसमें यूज की जाती हैं. Okay, liquid gas is filled in a well-insulated cylinder and its quantity regulated by means of a valve. सिंपल सी बात है कि जो लिक्विड गैस है वो काफ़ी इंसुलेटेड सिलेंडर में भरी जाती है और फिर एक वॉल्व की मदद से इसको मतलब इसका फ्लो जो है कंट्रोल किया जाता है. लिक्विड गैस इज स्प्रेड इन रेफ्रिजरेटेड स्पेस. जहाँ आपको कूलिंग चाहिए वहाँ स्प्रे किया जा सकता है और ड्यू टू इट्स इवेपोरेशन the temperature in the refrigerated space is lowered. जनरली इसके वही जो इवेपोरेटिव कूलिंग में हम यूज कर रहे थे, पानी इवेपोरेट होके कूलिंग देता है, वैसे ये गैस इवेपोरेट होके कूलिंग देती है, तो उस स्पेस में छिड़क देते हैं जहां हमें कूलिंग रिक्वायर्ड है. जनरली ये जो मेथड है वो जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स हैं, जो फूड स्टफ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनकी कूलिंग के लिए ये मेथड यूज किया जाता है. इट में ऑल्सो भी यूटिलाइज फॉर कोल्ड स्टोरेज. जो कोल्ड स्टोरेज जनरली जहाँ पे सब्जियाँ फ्रूट्स रखी जाती है, तो वहाँ पे ये गैसेस जो है, लिक्विड गैस है, वो यूज की जाती है. जनरली पानी में और इनमें फर्क ये होता है कि पानी की जो कूलिंग कैपेसिटी होती है उसकी एक लिमिटेशन होती है. हालांकि पानी काफी नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा हेल्दीयर ऑप्शन अगर है तो वो है पानी, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि वो एक बियॉन्ड टेम्परेचर जाके कूलिंग आपको नहीं दे सकता है. तो उस जगह पे लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो इस तरह की गैसेस होती है वो काफी अच्छी कूलिंग हमको देती है. तो इसीलिए हम लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन कूलिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है वर्टेक्स ट्यूब सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन. जनरली क्या होता है वर्टेक्स ट्यूब, आप इसको यहाँ समझिए. वर्टेक्स ट्यूब इज अ सिंपल स्ट्रेट पीस ऑफ ट्यूब into which compressed air flows tangentially and is so throttled that the central core of the air stream can be separated from the peripheral flow. तो जनरली देखिए वर्टेक्स ट्यूब क्या होती है, एक सिंपल पाइप होता है, स्ट्रेट पाइप होता है, जिसमें क्या होता है कि कंप्रेस्ड हवा को फ्लो किया जाता है टेंजेंशियली. टेंजेंशियली मतलब जो सरफेस है, ठीक है, पाइप की सरफेस, उसके टेंजेंशियली उसको प्रेशर करके उसको फ्लो कराया जाता है. और थ्रॉटलिंग आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी कि थ्रॉटलिंग मतलब एक्सपैंड करना उसको. तो इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझते, वैसे समझेंगे कि उसको एक्सपैंड करना, उन गैसेस को वहाँ से पास करवाना इस तरीके से कि जो सेंट्रल जो है, जो हवा का जो सेंटर कोर है वो सेपरेट हो जाए पेरिफेरल फ्लो से. पेरिफेरल मतलब जो पाइप के सरफेस के कांटेक्ट में है उससे सेंटर की हवा जो है वो अलग हो जाए. तो देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ कि वर्टेक्स क्या होता है कि जैसे आप पानी में अगर आप एक छड़ी लेके घुमाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि सेंटर का पानी और बाहर का पानी पूरा रोटेट करेगा, ठीक है, सेंटर का फ्लो जो है वो अलग होगा और बाहर जो पेरिफेरल जो साइड में फ्लो कर रहा है वो अलग स्पीड से रोटेट करेगा. तो आप उसको बहुत ज्यादा अगर रोटेट करोगे तो वो सेपरेट हो जाते हैं. कई बार आप उनको देख सकते हैं कि उनके बीच में एक गैप आ जाता है. तो उसी तरीके से वर्टेक्स फ्लो कराया जाता है, ठीक है. तो एयर को इस तरीके से कंप्रेस करके फ्लो कराया जा रहा है कि जो अंदर उसका बीच की जो हवा है वो साइड की हवा से अलग हो जाए. तो क्या होगा कि जो बाहर जो पाइप के कांटेक्ट में जो हवा है, ठीक है, वो तो गर्म हो जाएगी और जो बीच की हवा है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, और उस ठंडी हवा को आप कूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. और द सेंट्रल कोर ऑफ एयर इज सेपरेटेड आइदर बाय यूनिफ्लो और काउंटर फ्लो मेथड. यूनिफ्लो मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा के, और काउंटर फ्लो मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक लेयर को मतलब काउंटर मतलब एक लेयर दूसरी डायरेक्शन में और दूसरी लेयर दूसरी डायरेक्शन में. तो तरीके होते हैं इसके अलग अलग, लेकिन आप सिंपली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि जो इसकी सेंटर जो हवा है वो ठंडी रहेगी और बाहर वाली हवा जो है वो गर्म रहेगी. तो उसको आप यूज करके रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन.
आई गेस इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा है और अच्छे से इसको इंटरेस्टिंगली समझना पड़ेगा। तो ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक्स। और नेक्स्ट जो है मेथड स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।